हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी को। और इंडियन पॉलिटी का सबसे जो पहला टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आरपीएससी के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं जैसे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी, ईओ, फूड सेफ्टी ऑफिसर और कई प्रकार के एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में ही अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जितने भी एग्जाम करवाए जा रहे हैं, पटवारी हो, पीडीओ हो या कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जाम की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तावना या उद्देशिका। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपके लिए दो लाइनें अर्पित करना चाहूँगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से एक और गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से एक और गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद नहीं, अब तो यह सूरत बदलनी चाहिए। थैंक यू। चलो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जो टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का प्रस्तावना या उद्देशिका। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका की पृष्ठभूमि की, कि भारतीय संविधान के अंदर जो प्रस्तावना या उद्देशिका का जो विचार था वो कहाँ से आया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रस्तावना या उद्देशिका का जो विचार था भारतीय संविधान के अंदर, जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारतीय संविधान में निर्माण की प्रक्रिया के समय एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और उस प्रस्ताव का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव था? उद्देश्य प्रस्ताव। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया, 13 दिसंबर 1946 को, और यहीं से संविधान की प्रस्तावना के पृष्ठभूमि निकल करके बाहर आए। अब बात करते हैं कि जो उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान के अंदर होनी चाहिए, यह जो विचार है, ये भारतीय संविधान वेता जो थे उनके मन में यह विचार कहां से आया? तो दोस्तों, उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना का विचार, उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना का विचार अमेरिका देश के संविधान से आया। कहां से आया? अमेरिका के संविधान से। अब बात करेंगे कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है, उस उद्देशिका की जो भाषा है, यह भाषा कौन से देश के संविधान से ग्रहण की गई थी? तो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई थी। कौन से देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है। अब बात करें हम कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को विभिन्न संविधान वेता जो थे उनके द्वारा अलग अलग प्रकार के उपनाम या संज्ञा दी गई। यहाँ से कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है और आगे भी आने की संभावना है। तो कौन से संविधान वेताओं ने भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को किस नाम से संबोधित किया या क्या उपनाम दिया? सबसे पहले हम बात करते हैं नदी ए पालकीवाला। नदी ए पालकीवाला ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। तो पालकीवाला और परिचय पत्र। पालकीवाला ने क्या कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का क्या है? परिचय पत्र। अगर आपको भारतीय संविधान को जानना है तो आप संविधान की प्रस्तावना को पढ़ करके इसके पूरे स्वरूप और प्रकृति को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा। क्या कहा था? दीर्घकालीन सपनों का विचार। नदी ए पालकीवाला ने तो परिचय पत्र कहा और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा? दीर्घकालीन सपनों का विचार। अब बात करें हम के.एम. मुंशी की, तो के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल भी कहा। क्या कहा? संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल। साथ में ही इसको राजनीतिक कुंडली भी कहा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान की क्या है? राजनीतिक कुंडली है। उसके बाद हम बात करते हैं ठाकुरदास भार्गव की या टी.एस. भार्गव, जिसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा? आत्मा था। तो संविधान की आत्मा, यहां से दो चीजें ध्यान रखनी है। संविधान की आत्मा, अगर प्रस्तावना के संबंध में बात करेंगे तो ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। लेकिन अगर हम डॉक्टर अम्बेडकर साहब की बात करते हैं तो उन्होंने आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको संविधान की क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। तो यहाँ दो चीजें आपके सामने कंट्रोवर्शियल है। एक तो है कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर के संदर्भ में बात करेंगे तो उन्होंने आर्टिकल 32 किसको कहा था? आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। और अगर अपन
तो ये दोनों चीजें क्लियर होगी। अब बात करें अर्नेस्ट वार्कर की। तो अर्नेस्ट वार्कर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था। तो दोस्तों सबसे पहले हमने बात की कि संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है या ये विचार उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। संविधान निर्माण का जो विचार है वो अमेरिका के उद्देशिका या प्रस्तावना का विचार ये अमेरिका के संविधान से आया और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नदी ए पालकीवाला ने क्या कहा, परिचय पत्र, और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर दीर्घकालीन सपनों का विचार। अब बात करें अगर हम के.एम. मुंशी ने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या है भविष्य या राजनीतिक कुंडली। अब बात करें ठाकुरदास भार्गव ने तो प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा था, आत्मा कहा। इसके बाद बात करें अर्नेस्ट वार्कर ने इसको संविधान की कुंजी कहा था। यहाँ ध्यान रखना ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको संविधान की आत्मा कहा। अब बात करते हैं प्रस्तावना के अंदर जो शब्द है या प्रस्तावना का स्वरूप कैसा है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका स्वरूप कैसा है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि हम भारत के लोग, क्या देखते हैं, हम भारत के लोग। तो यहाँ पर हम भारत के लोगों का मतलब होता है भारत की जनता, कि भारत की जनता ने संविधान निर्माण की शक्ति जो है वो संविधान सभा को सौंपी है। तो वास्तविक शक्ति अगर अपन बात करें तो वो कहाँ है, भारत की जनता के लिए हम भारत के लोग। अब उसके बाद अगर शब्दावली या स्वरूप में बात करें तो संपूर्ण प्रभुत्व संकल्प, मतलब भारत जो है उसकी सत्ता भारत के खुद के पास में होगी। इसका एक मंत्रिमंडल होगा जो विभिन्न प्रकार के देशीय व अंतर्देशीय जो मामले होंगे उनके ऊपर वो विचार करने के लिए किन देशों के साथ संधि करनी है, किनके साथ कैसे समझौते रखने हैं, उन सब के लिए भारत क्या रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। उसकी अपनी क्या रहेगी, संप्रभुता रहेगी, समाजवादी रहेगा। यहाँ पर लोकतांत्रिक समाजवाद का जो स्वरूप है उसको अपनाया गया था। साथ में भारत का जो संविधान का जो स्वरूप है वो पंथ निरपेक्ष के रूप में रहेगा। कैसा रहेगा, पंथ निरपेक्ष। उसके बाद में लोकतांत्रिक गणराज्य, मतलब यहाँ पर जो भारत का जो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जो होगा वो वंशानुगत में होकर के भारत के लोगों के द्वारा चुना जाएगा। इसीलिए अपन क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य। अब बात करें हम संविधान की जो प्रस्तावना के उद्देश्य क्या थे। प्रस्तावना के उद्देश्य है, प्रस्तावना के अंदर बात की गई है न्याय की। किसकी बात की गई है, न्याय की, और 3 प्रकार का न्याय। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे निकल करके आता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो प्रस्तावना के अंदर 3 प्रकार के न्याय। कौन कौन सा न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसको अपन शॉर्टली कह सकते हैं SEP। कौन सा न्याय है, SEP, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस। 3 प्रकार के न्याय की जो संकल्पना है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर प्रस्तुत की गई है। यहाँ पर शैक्षिक न्याय नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर विधिक न्याय जो है वो प्रस्तावना के अंदर नहीं था। तो 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यहाँ आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो न्याय है ये परिकल्पना रूस की क्रांति से ली गई थी। कहाँ से ली गई थी, रूस की क्रांति से। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर जो स्वतंत्रता की बात की गई है वो स्वतंत्रता कितने प्रकार की है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता जो है वो 5 प्रकार की। कितने प्रकार की है, 5 प्रकार। कौन कौन से हैं, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये भारतीय संविधान के द्वारा भारत के लोगों को सौंपी गई। अब बात करें अगर हम कि समानता की बात की गई है तो समानता 2 प्रकार से बात की गई है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। 2 प्रकार की समानता की बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में की गई है। साथ में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की अखंडता, एकता को बनाए रखने की भी इसमें बात की